Welcome to the Vidyarthi classes. Today we study Political Science Chapter 2. Let's explore contemporary centers of power with Saurabh Mishra sir. हेलो एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ज़रूर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? अभी पिछला वीडियो जो हमने किया था उसमें सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर 2 हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने कुछ नए पावर्स की बात की, कौन कौन से नए पावर्स हो सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, कौन कौन शक्तिशाली देश हो सकते हैं या कौन संगठन शक्तिशाली हो सकता है, अमेरिका की जगह कौन ले सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले हमने एक संगठन की बात की थी, एक ग्रुप की बात की थी, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की, ठीक। तो उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी। आज हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसमें इनकी कमियों के बारे में, कि कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, है ना, अगर उसकी कुछ विशेषताएं हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी तो होंगी। तो उन्हीं कमियों की हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसकी कमियां क्या है। जो यूरोपीय संघ है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं, इनकी सभी की अपनी अपनी क्या है, विदेश नीति, ठीक है। और जब सबकी अपनी विदेश नीति होगी, सबकी अपनी रक्षा नीति होगी, है ना। विदेश नीति का मतलब समझते होगे कि किसी दूसरे देश के साथ आपको किस तरीके से डील करना है, आप उनके साथ कैसे व्यापार करोगे, ये सब डिसाइड कौन करेगा भाई? कोई कंट्री, कोई देश खुद ही डिसाइड करेगा ना। तो वही, तो इनकी जो विदेश नीति है, इनकी जो रक्षा नीति है, इसकी वजह से सबकी अपनी अपनी क्या है, सबकी अपनी अलग अलग रक्षा नीति है, सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग क्या है भाई, विदेश नीतियां हैं। उन्हीं विदेश नीति, उन्हीं रक्षा नीति के बारे में हम अभी इसमें क्या कर रहे हैं, उन लोगों में आपस में क्या होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं? ये अलग अलग मुद्दों पे इनकी अपनी अपनी विदेश नीति है, तो अलग अलग मुद्दों पे एक दूसरे के खिलाफ भी कभी कभी हो जाते हैं। ये चीज हम देख सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि इराक पर अमेरिका ने एक बार हमला किया, उस टाइम पे ब्रिटेन ने तो भाई इसका साथ दिया था, ठीक है, कि भाई तुमने इराक पर हमला किया है तो भाई सही किया है, बिल्कुल। ये चीज जो का समर्थन किसने किया? ब्रिटेन ने किया। लेकिन उस दूसरी तरफ जो जर्मनी था, जो फ्रांस था, ये इसके खिलाफ था। अब ये तीनों ही देश, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, किसके सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के। और तीनों में से तीनों की विचारधारा देखने को कैसी मिल रही है? अलग, है ना। कि ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है भाई, तो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका का, लेकिन बाकी जो दो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ है, ठीक। उसके बाद और क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है भाई? तो यूरो को लेकर, यानी कि जो इनकी करेंसी है यूरो, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सभी देश जो हैं, इसके सदस्य देश, वो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरो को लेकर भी इन लोगों के बीच में आपस में क्या रहती है, नाराजगी रहती है। कैसी नाराजगी रहती है? तो भाई यूरोप के जो कुछ हिस्से हैं, वो यूरो को अपने यहाँ पर लागू करने नहीं देना चाहते कि भाई हमारे यहाँ पर यूरो नहीं, हमारे यहाँ की करेंसी ही चलने दो, ठीक है। इसी वजह से जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या किया था, यूरोपीय बाजार से खुद को अलग कर लिया कि भाई हम आपके यूरो को नहीं मानेंगे, हम आपके बाजार से, आपके मार्केट से, ट्रेड से अलग रहेंगे। ये निर्णय किसने लिया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने लिया था, ठीक। जो इसके सदस्य देश हैं, नेक्स्ट क्या है, इनके जो सदस्य देश हैं जैसे कि डेनमार्क, ठीक है, स्वीडन, ये क्या है, मास्ट्रिक्ट संधि जिसके तहत यूरोपीय संघ बनाया गया था, और यूरो जो वहां की करेंसी है, इन दोनों का ही ये विरोध करते हैं। कौन कौन? डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। क्या करते हैं भाई? तो मास्ट्रिक्ट संधि और उसके साथ साथ जो इनकी यूरोपीय मुद्रा है यूरो, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके खिलाफ में है, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई ब्रिटेन जो कि इसका मेंबर है, यानी कि है नहीं, मतलब था, ठीक है। क्यों था अभी बताते हैं भाई। पहले था ही, अब नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2016 जून में क्या होता है, एक वेस्ट्रिस्ट नाम की घटना होती है। वेस्ट्रिस्ट नाम की यानी एक संधि की जाती है, जिस जनमत संग्रह किया जाता है, जिसके तहत ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है। तो जून 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा क्या होता है, ये अलग होने का निर्णय लेता है, ठीक। और 2020 तक जाते जाते पूरी तरीके से ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, ब्रेक्जिट बोला जाता है, ठीक है। कि भाई ब्रिटेन क्या हो गया, उससे एग्जिट हो गया, इसी को क्या बोला इन लोगों ने, ब्रेक्जिट बोला। तो समझ गए ये कमियां क्या क्या है भाई। तो विदेश नीति, सुरक्षा नीति इनकी अपनी अपनी है, इसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यूरो को की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ देश नहीं मानना चाहते। डेनमार्क, स्वीडन जो है यूरो का भी विरोध करता है, साथ साथ मास्ट्रिक्ट संधि का भी विरोध करता है। और ब्रिटेन तो इससे अलग हो चुका। क्यों अलग हो चुका? हमने देखा यहाँ भी
कि ब्रिटेन जो था वो उस तरफ सपोर्ट कर रहा है लेकिन बाकी देश इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ब्रिटेन की विचारधारा क्या थी, इनसे थोड़ी अलग थी, इसी वजह से ब्रिटेन क्या हो जाता है, इनसे अलग हो जाता है। तो यही इनकी क्या है, कुछ कमियां हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हमें आगे क्या बात करनी है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई उसी तरीके से एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आसियान नाम का संगठन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था या उससे पहले, इस समय में क्या हुआ, जो यूरोप और जो जापानी जो यानी जापान था, उसने क्या किया था, यहाँ के राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना के रखा था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले जो ये वाला क्षेत्र है, ये यूरोप का और जापानी उपनिवेश का क्या मतलब, जापान का क्या था, ये उपनिवेश था। ठीक है, तो ये उपनिवेशवाद का शिकार था, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर जो आसियान है उसके बनाने की डिमांड ज़्यादा आती है जब ये आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके सामने कुछ समस्याएं आई। जब इनको आज़ाद कर दिया गया, जब इनको यानी कि उपनिवेश जो था ये बनाया गया, इनको वो ख़त्म हो गया, यूरोप के जो देश थे अपने अपने जगह चले गए, तब क्या होता है, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी, ये समस्याएं क्या होती है, इनके सामने आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी समस्या आती है, तो भाई राष्ट्र निर्माण की समस्या। क्यों, क्योंकि भाई अभी अभी आज़ाद हुए हैं। पहले ये किसके थे, यानी पहले ये गुलाम थे, यानी उपनिवेश थे, अलग किसी देश का क्या था, इनके ऊपर शासन था। और जब आपके ऊपर किसी दूसरे देश का शासन है, तब तक तो आप सही तरीके से चल रहे हो, मतलब वो अपने हिसाब से जैसे चला रहे हैं। लेकिन अचानक से जब आपको छोड़ के जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इन्हीं के सामने यही कुछ चुनौतियां आती हैं कि कैसे राष्ट्र निर्माण करना है, कैसे अपनी जो आर्थिक पिछड़ापन है उसको दूर करना है, या फिर जो गरीबी है इन देशों के अंदर उसको कैसे दूर करना है। इसको दूर करने के लिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, जो ये देश 1945 के बाद में जो जितने देश आज़ाद हुए थे, उनको क्या बोला गया, तीसरी दुनिया के देश। जो तीसरी दुनिया के देश थे, उन लोगों ने क्या किया, कुछ कोशिश की कि अपने आप को क्या किया जाए, संगठित किया जाए। इसके लिए इन्होंने बांडुंग सम्मेलन किया। ठीक है, फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया, लेकिन ये दोनों आंदोलन और ये सम्मेलन क्या रहे, असफल हो गए। कैसे, यानी कि अब जब ये असफल हो गए, यानी ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पाए, तो फिर इनको क्या लगा कि हमें एक संगठन दूसरा बनाना चाहिए। तब जाके इन्होंने आसियान की स्थापना की। कब, 1967 में। कितने देशों ने की थी, तो 5 देशों ने मिलकर की थी, और बैंकॉक घोषणा पत्र नाम से घोषणा पत्र साइन किया गया, जो 5 देशों ने मिलकर साइन किया था। कौन से 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश जो है, ये क्या है भाई, इसके संस्थापक देश है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाकी बाद में इसके अंदर 5 देश और जुड़े, कौन कौन से, ब्रुनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, तो आसियान जो है वो बनाया गया, कैसे बनाया गया, इनके सामने तीसरी दुनिया के जो देश थे उनके सामने कुछ चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से छुटकारा पाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, इन्होंने क्या किया, इस तरीके के सम्मेलन या स्थापना करने की, संघ बनाने की इन्होंने सोची, और फिर उन्होंने स्थापना की किसकी, आसियान की, जिसमें कितने सदस्य देशों ने साथ दिया, 5। बाद में कितने देश ऐड हुए, तो ये 5। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए, तो अब आगे क्या है, आगे हमें बात करनी है आसियान के उद्देश्य की। यानी आसियान संगठन तो बनाया, लेकिन उसके उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था, जो मेन या मुख्य उद्देश्य माना जाता है, वो है इसका आर्थिक विकास तेज करना। यानी कि आसियान के जो सदस्य देश हैं, उनके आर्थिक विकास को क्या करना है, काफ़ी तेजी से बढ़ाना है। ठीक है, उनका आर्थिक विकास तेजी से हो सके, ये सबसे पहला इनका मेन उद्देश्य माना जाता है। दूसरा इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, कि भाई अपने अपने कल्चर का, अपने अपने सोसाइटीज का क्या करो, विकास करो। ठीक है, संस्कृति विकसित होगी, समाज विकसित होगा, तो अपने आप देश विकसित हो जाएंगे, और देश विकसित होंगे तो अपने आप आसियान जो है वो विकसित हो जाएगा। तो इनका दूसरा उद्देश्य क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा उद्देश्य क्या है इनका, कानून और शासन को सुधारना। यानी जो कानून व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर क्या लेकर आना, उसमें सुधार करना। ठीक है, ताकि कानून और शासन को सुधारा जा सके, और सुधार के फिर जो विकास का जो मार्ग, डेवलपमेंट जो आपको करना है, वो आप सही तरीके से कर पाओ। और लास्ट इसका जो उद्देश्य है वो क्या माना जाता है कि यूएनओ, यानी जो यूनाइटेड नेशन है, उसके हिसाब से, उसके कानूनों नियम के हिसाब से ये क्या करता है, चलता है। उसके हिसाब से क्षेत्रीय शांति,
और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है, कि शांति को बढ़ावा देना, यानी कि इनके देशों में शांति बनी रहे, किसी भी दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, युद्ध वगैरह ना हो, इसको बढ़ावा देने का काम, ठीक है, और स्थायित्व को बढ़ाने का काम इनका रहे, ठीक है, यानी कि देश जो है मजबूती से टिके रहे, ठीक, तो ये काम इनका है। तो यही क्या है, इनके सारे ये उद्देश्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं आसियान शैली क्या है, ठीक है, एक नया टर्म निकल कर आता है जो इनके काम करने का तरीका है, उसके लिए आसियान शैली। देखो अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि वो एक संगठन ऐसा है जो कि अधिराष्ट्रीय संगठन है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि यूरोपीय संघ की तरह ये अपने आप को अधिराष्ट्रीय संगठन नहीं बनाना चाहता, यानी इसका उद्देश्य नहीं है क्या अपने आप को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने का। अब अधिराष्ट्रीय संगठन मतलब क्या है, यानी यूरोपियन नेशन ने क्या किया, अपना खुद की करेंसी, खुद का फ्लैग, खुद का गान, ये सब कुछ, ठीक है, यानी एक ही तरीके के जितने भी देश उसके सदस्य हैं उन्हीं सभी मेंबर्स के सब कुछ क्या होगी, सिमिलर होंगे, सिमिलर करेंसी होंगी, सिमिलर फ्लैग होगा, इस तरीके का, है ना। एक तरीके से उसने अपने आप को क्या बना लिया, देश की तरह बना लिया, क्योंकि फ्लैग्स जो है, नेशनल फ्लैग किसके होते हैं, कंट्री के होते हैं, उसका भी क्या है, एक फ्लैग है। नेशनल एंथम किसके होते हैं, कंट्री के होते हैं, उसका भी एक गान है। लेकिन जो आसियान है वो कभी भी अपने आप को यूरोपीय संघ की तरह नहीं बनाना चाहता और अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में काम नहीं करना चाहता, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसकी शैली की बात करें तो इसने अनौपचारिक तरीके से, टकराव रहित तरीके से अपने आप को, यानी जो अपने इसके सदस्य देश है उनके साथ में सहयोगात्मक मेल मिलाप बढ़ाया है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा क्या मिला है, यश मिला है, यानी कि इसको फेम काफी ज्यादा मिला है वर्ल्ड में। क्यों, क्योंकि इसने, देखो यूरोपीय संघ ने क्या किया, पूरी हर चीज एक एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, किसके तहत बनाया, तो उसने बनाया भाई एग्रीमेंट्स के तहत बनाया। लेकिन इसने इतने एग्रीमेंट्स नहीं किए, बस इसने क्या किया, संधि की कि भाई हम एक दूसरे के देशों के साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और इसने क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन किसी भी के ऊपर भी कुछ भी थोपा नहीं कि भाई ये करेंसी लागू कर लो, ये फ्लैग लागू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसने किसी के ऊपर कुछ नहीं थोपा। यानी यही इसमें बताया जा रहा है, अनौपचारिक तरीके से सब कुछ चलता रहा, टकराव रहित रहा, यानी कभी भी आपस में इन देशों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हुए मेल मिलाप के साथ में ये देश आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, इसका मतलब क्या है, जो नेशन है, जो इसके मेंबर्स हैं, उनके सार्वभौमिकता को क्या करना, सोवरेनिटी को क्या करना, सम्मान देना, ठीक है। सोवरेनिटी को सम्मान दोगे मतलब कि उनके देश की अपनी खुद की पहचान है। उनकी पहचान क्या है, सभी देश की पहचान होती है उसका नेशनल फ्लैग, उसका नेशनल एंथम, ये सब। तो यही इनके सार्वभौमिकता को क्या देना, सम्मान करना, ये नहीं उनके ऊपर सब कुछ अपना थोप देना जैसे यूरोपीय संघ ने थोपा, ठीक है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करने वाला, तरक्की करने वाला अगर संगठन कोई है तो वो आसियान ही है, ठीक है। यानी आर्थिक विकास इनका काफी ज्यादा तेज गति से हो रहा है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कि डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, हर फील्ड पे ध्यान दिया जा सके, इन्होंने क्या स्थापना की, आसियान के 3 स्तंभ बनाए, यानी 3 पिलर्स बनाए। कौन से 3 पिलर बनाए, तो जो 2003 में क्या करते हैं, 3 स्तंभों की शुरुआत करते हैं, यानी 3 स्तंभ बनाते हैं, जिसके ऊपर क्या हो, आसियान समुदाय क्या हो तैयार किया गया, यानी कि पूरा एक कम्युनिटी तैयार की गई आसियान की, ठीक है। पहला कौन सा है भाई, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक। इसका काम क्या है भाई, तो क्षेत्रीय विवाद, इनके आपस के देशों में जो विवाद हैं उनको सुलझाना। कैसे सुलझाना, शांतिपूर्वक सुलझाना, ठीक है, शांति की स्थापना करना, ठीक, कोई एक दूसरे देशों की सहयोग करना, उन किसी के भी मामले में इंटरफियर ना करना, ये सब किस में आता है, इनके आसियान सुरक्षा समुदाय के तहत आता है, यानी जो 3 स्तंभ का जो पहला पिलर है उसके तहत। दूसरा क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय मतलब क्या करना, मुक्त व्यापार को अपनाना, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके, फिर जो भी देश हैं उनकी आर्थिक रूप से एक दूसरे देशों की क्या करना, मदद करना, ये इनका काम है आसियान आर्थिक समुदाय का। और तीसरा और सबसे लास्ट आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि एक दूसरे के सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को क्या करना, मजबूत करना, एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा देना, ठीक है, समाज को क्या करना, आगे बढ़ाना, ये काम है इसका। तो ये 3 स्तंभ इन्होंने बनाए थे ताकि इनका क्या हो सके, बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, विकास किया जा सके, ठीक है। समझ गए इतना, क्या पढ़ा हमने अभी। तो आज की वीडियो में क्या क्या चीजें देखी,
यूरोपीय संघ की कमियों को पढ़ा, फिर आसियान के बारे में पढ़ा हमने, उसके उद्देश्य, उसकी शैली और उसके जो 3 स्तंभ हैं उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है आपने ना देखा हो तो जरूर जाके देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।